आरएनए। देखो आखिरी आरएनए क्या होता है, डीएनए आरएनए के बारे में आप लगातार पढ़े हुए हैं। इसके बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि जो आरएनए होता है इसका पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। याद करो, जैसे आपने डीएनए में कहा था उसी का एक रूप आरएनए भी है। आप कहेंगे कि जो आरएनए होता है इसका पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। याद है, आरएनए में जो शर्करा पाया जाता है उसका क्या नाम है, राइबोज शर्करा। आरएनए जो होता है उसमें नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। इसमें 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं जिसका नाम आप एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल कह सकते हैं। याद करना। और जो आरएनए होता है यह एकल रज्जुक होता है। आरएनए क्या होता है, एकल रज्जुक। एकल रज्जुक का मतलब होता है कि इसमें एक ही रेखाएं पाई जाती है। डीएनए कल आपने देखा था कि वह द्विरज्जुक होता है। आरएनए जो होता है, देखो आप देखेंगे आरएनए कोशिका द्रव्य में मुख्य रूप से पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में माने मुख्य रूप से सबसे अधिक, लगभग माने 100% में 70% ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कुछ परसेंट अगर बात करें तक केंद्रक में भी पाया जाता है, और कुछ परसेंट अगर बात करें तो गाल्जी राइबोसोम्स में भी पाया जाता है। आरएनए में जो एकल रज्जुक आप देख रहे हैं वह भी न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना होता है। कल आपने देखा था कि डीएनए द्विरज्जुक होता है ना, कल आपने सांप के आकार का जो बनाया था, तो वह दोनों जो रज्जुक आप देख रहे हैं वह दोनों रज्जुक न्यूक्लियोटाइड से बने थे, न्यूक्लियोटाइड से बने थे। याद है। तो वैसे भी जो आरएनए होते हैं वह उसका भी बने होते हैं। इसमें सब वही बात है, राइबोज शर्करा पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। आप कल बताए थे कि जो आरएनए होता है यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता। याद है, लेकिन कुछ विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ होता है। कुछ विषाणुओं में क्या होता है, अनुवांशिक होता है। याद रखना। और ये सब बातें आप बता सकते हैं। रिब्डो वायरस का नाम आप सुने होंगे। रिब्डो वायरस का नाम सुने, किसी लोग इसको रियो वायरस कहते हैं। रेब्डो वायरस का नाम सुने। अरे रेब्डो वायरस जो कुत्ता काटता है ना, तो जिसको रेबीज, कुत्ता काटने से रेबीज रोग होता है, लोग पानी से डरते हैं, तो रेब्डो वायरस जो होता है उसी से ये रोग होता है। कौन, रेबीज। तो रेब्डो वायरस में मुख्य रूप से जो होता है ये अनुवांशिक का कार्य करता है। अनुवांशिक मतलब जितने भी कुत्ते होते हैं, अधिकतर कुत्ते को तुमने देखना कि जब वक्त आता है मरने के लिए तो उनके जो मस्तिष्क होते हैं, उनके जो माथे होते हैं सड़ जाते हैं। अधिकतर माने अधिकतर आप देखेंगे तड़पते हुए इधर उधर घूमते हुए, और तब अंत में वो मर जाता है। अनुवांशिक होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उनमें जाते रहते हैं। उसके बाद से जो आरएनए होते हैं, आप उसको सब लोग 12 वाले बच्चे तो पढ़ करके आ रहे हैं, 11 वाले बच्चे भी पढ़ करके आ रहे हैं। मुख्य रूप से आरएनए जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, tRNA और आरएनए। पहले सुन लो ध्यान से। जो mRNA होता है, एम का मतलब होता है मैसेंजर। मैसेंजर के हिंदी में कहते हैं संदेश वाहक। ये संदेश भेजने का कार्य करता है, जो आपके पास mRNA होता है वो। एक आप पढ़े थे tRNA, ट्रांसफर, जिसको आप स्थानांतरण कहते हैं। ये अनुवांशिक लक्षणों को या जो पदार्थ होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता है। और एक होता है आरएनए, जिसको आप राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और इसका जो प्रमुख रूप से कार्य होता है, जानते ही होंगे कि जो आरएनए होता है इसका प्रमुख रूप से वर्क जो होता है वह राइबोसोम से ही मिलकर के बना होता है। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आपसे पूछा जाता है कि आरएनए का क्या क्या कार्य होता है। चलो तुम लिख लिए, सही है, उतना अब मत लिखना उसमें कुछ। ठीक है। जो आरएनए होता है, इस आरएनए का अगर आपसे कार्य पूछे, जैसे लड़के लिखे भी है जैविक कार्य, तो कार्य तो बहुत होता है। पहला देख लेना कि जो आरएनए होते हैं वह कुछ विषाणुओं में अनुवांशिक रूप में कार्य करते हैं। बात समझ रहे हैं। जो आरएनए होते हैं हमारे शरीर के संरचना को बनाते हैं। जो आरएनए होते हैं ये राइबोसोम्स का भी निर्माण करते हैं। जो आरएनए होते हैं वह शरीर के जैविक क्रियाओं में भी भाग लेते हैं। मैंने ये तो मान लो केमिस्ट्री है, हल्का सा ही इसमें पढ़ाई करनी है। आप बायोलॉजी में बहुत विस्तार से आपको मैंने पढ़ाया था, आरएनए का चित्र भी बनाया गया था, लेकिन इसमें हल्का सा बस आपको थोड़ा सा जानकारी रखना है। तो चलो लिखते हैं हम लोग आरएनए के बारे में। जानकारी तो ये भी बता दिए होंगे आपको। तो लिखिए आरएनए का पूरा नाम आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड।
राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आगे कह सकते हैं कि आरएनए जो होता है एकल रज्जुक होता है, एकल रज्जुक होता है, आरएनए एकल रज्जुक होता है। आगे लिख सकते हैं आरएनए आनुवांशिक नहीं होता है। अब तुम लोग को इतना पढ़ा दिया कि कभी भूलना मत इसको, ठीक है। आरएनए आनुवांशिक नहीं होता है, लेकिन कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक का कार्य करता है। कुछ विषाणुओं में किसका कार्य करता है? आनुवांशिक का कार्य करता है, आनुवांशिक का कार्य करता है। सब लोग याद रखेंगे। कुछ विषाणुओं में, जैसे आप उदाहरण में रेप्टो वायरस लिख सकते हैं ना, वो तो लिख लो रेप्टो वायरस उदाहरण में। रेप्टो वायरस देखे हो कहाँ पाया जाता है? कुत्ता में। वही देखो, वही कुत्ता जब काटता है ना तो हमारे शरीर के अंदर, माने आपको काटे हमको काटे तो वही रेप्टो वायरस एंट्री कर जाता है। तो उसी से आपका कौन सा रोग होता है मालूम है? रेबीज। बहुत खतरनाक रोग होता है। आप लोग को प्यास लगेगा, पानी पीने के लिए जाएंगे, लेकिन डर लगेगा, हाँ मुझसे से निकलेगा ऐसा ना कि भागे, पानी पीने का मन नहीं करेगा। जानते हो दिमाग में अच्छा बादल गरजता है ना, बादल अच्छा बिजली चमकता है तो आदमी समझो कि पगला जाता है। हमको भी एक बार कुत्ता टच किया था, जाने जा रहे थे ना, पहले पूरा कुत्ता भिड़ गए, समझे कि मेरा भाई जा रहा है, सब भिड़ गए। अब तने से मैंने यहाँ पर चोट लगे, चोट मैंने खरोच लग गया पैरवा से, मैंने ऊपरा चढ़ा से वही जाए जो मंदिर है मंदिर का। तो मुझे याद आता है कि उसको झड़वाया भी गया, वैक्सीन भी लगा, दवाई भी कराया गया। कम से कम बहुत ज़्यादा उपाय होता है, समझ रहे ना। अब तो इंजेक्शन लग रहा है, पहले तो 21 इंजेक्शन लगता था, अब तो मात्र 3 इंजेक्शन लग रहे हैं, बस 3 को में आपका खत्म हो गया। वह इंजेक्शन का नाम है रेप्टो वायरस। आप जानते हो ना, पढ़े तो होंगे, इसी को आप पढ़े होंगे। बायोलॉजी वाले 2 चीज़ें पढ़ाया गया होगा आपका। जब आपको प्रतिरक्षा तंत्र में एक जन्मजात होता है, एक माने उपार्जित होता है। तो उपार्जित का एक होता है उपार्जित टीका लगाया जाता है कि जब माने रोग आपको जब कोई काटेगा तब, जैसे टीटनस हुआ है, टीटनस अगर आपको कांटे हल गया, कुछ हल गया तो बाहर से इसको लगाया जाता है। ठीक, तो एक कदल हमने कहा उपार्जित का, तो ऊपर अला के बाद लगता है। चाहे कुत्ता काट लिया, इसको भी उपार्जित, जो वैक्सीन लगेगा ये भी वैक्सीन है, लेकिन इसको उपार्जित कहते हैं। चाहे सांप काट लिया तो सांप काटने के बाद ये लगता है। कौन ऐसा वैक्सीन रहता है जैसे उसको पहले ही डाल दिया जाता है, सांप काटता है तो कुछ नहीं होता। जैसे कोरोना का है, डाल दिया गया शरीर के अंदर इंजेक्शन के द्वारा, बात समझ रहे हैं? तो शरीर के अंदर डाल दिया गया, तो इसको हम लोग कहेंगे अब जन्मजात, अब जब तक रहेंगे तब तक ये होता रहेगा। और भी होते हैं, जो माँ का दूध होता है ना, वह भी जन्मजात होता है, बच्चा को पिला दिया जाता है। जब माँ पिला देती है, जिसको पहला दूध को क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रॉल। ये सब बातें होती है। वैसे ही आपके देखिए रेप्टो वायरस की बात हो रही थी, आगे और लिखेंगे आप। आरएनए में नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक क्या होता है मालूम है? एडेनिन। ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन, यू का मतलब यूरेसिल होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल होता है। आप इसको कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आरएनए अधिकतर कोशिका द्रव्य तथा कुछ मात्रा में कहाँ पाया जाता मालूम है आपको? कुछ मात्रा में केंद्रक तथा गाल्जिकाय में भी पाया जाता है, गाल्जिकाय में भी पाया जाता है। कौन पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। सब बातें आपको याद रहनी चाहिए जब भी आपसे पूछा जाए तो। अब जो बात हम लोग पढ़ेंगे आरएनए के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं याद कीजिए? 3 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार के हम लोग आज बात करने के लिए चल रहे हैं, आरएनए के प्रकार के पास।
मिटा दे, सब लोग लिख लिए होंगे। तो आरएनए 3 प्रकार का होता है, एक टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। थोड़ा सा परिचय लेते चलेंगे आप इसमें। मिटा दें, जल्दी लिखो। आरएनए के प्रकार। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जब भी आरएनए के प्रकार पूछेगा तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। टीआरएनए होता है जिसको आप क्या कहते हैं? ट्रांसफर आरएनए। उसी ट्रांसफर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्थानांतरण। एक होता है एमआरएनए, मैसेंजर, सब लोग नाम याद रख लेंगे, संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। और तीसरा एक होता है आरआरएनए जिसको हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। चलिए इसको जानो, अब आप तो मिटा सकते हैं। लेकिन आज 3 प्रकार के होता है। माना आरएनए जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला आप लिख सकते हैं एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए, और तीसरा होता है आरआरएनए। इन सबका नाम भी आप लिख सकते हैं। चलो भाई, उसका क्या नाम होगा? मैसेंजर आरएनए जिसको आप क्या कहते हैं? संदेश वाहक आरएनए। इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरण आरएनए। ट्रांसफर कहते हैं ना, इसलिए स्थानांतरण कह रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए। 3 प्रकार के आरएनए हुए। तीनों के बारे में आप जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि आगे इसका फंक्शन क्या होता है। तो पहला आपका है जिसका नाम आप लिखे हैं एमआरएनए, जिसको संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण के अनुलिखित प्रक्रिया में भाग लेता है। माने जो आपके पास मैसेंजर आरएनए है, यह प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है, यानी प्रोटीन के निर्माण में संदेशवाहक का ये कार्य करता है। ये टीआरएनए जो होता है, जो प्रोटीन बनता है, उसका ये स्थानांतरण, माने ये स्थानांतरण के रूप में काम करता है। स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थानांतरण आरएनए कहते हैं। एक आप देख रहे हैं आरआरएनए, जिसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। इसका जो प्रमुख कार्य होता है, राइबोसोम्स के निर्माण में भाग लेता है। आप पढ़े होंगे राइबोसोम्स के बारे में। कितने प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं? 2 प्रकार होता है। 70 इस प्रकार के, एक 80 इस प्रकार के। अच्छा, 70 इस प्रकार के आरएनए राइबोसोम्स किस में पाए जाते हैं? हाँ, देखिए कितने अच्छे बच्चे हैं सब लोग। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। और तुम लोग जैसा कोई नहीं है, इतना मान के चलो। अच्छा, आपके पास क्या आता है? एक 80 इस प्रकार का होता है, वह किस में पाया जाता है? यूक्रिएटिक तो नहीं, बड़ा होता है। जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग मनुष्य हुए, ये मनुष्य लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम लोग यूक्रिएटिक होंगे। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये कोशिका से मिलकर बने होते हैं या बिना कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जीवाणु जो हो जाएंगे ना, प्रोकैरियोटिक आ जाएंगे, विषाणु भी आ जाएंगे, यूग्लिना भी आ जाएंगे, अमीबा भी आ, सब ये या तो अकोशिकीय होंगे और नहीं तो एक कोशिकीय होते हैं आपके। चलो, तो अब एमआरएनए जो होता है, इसका प्रमुख कार्य तो जानिए गए ना, लिख लो इसका एमआरएनए का प्रमुख कार्य लिखो। यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है तथा प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजता है। खाली इतना भी लिख देते तो हो जाता। संदेश भेजता है। तुम लोग संदेश भेजते हो ना? हम भी संदेश तुमको देते हैं, जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी, यही संदेश तो है। ठीक है, इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो बता देंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट टीआरएनए।
जो प्रोटीन बनता है ना उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करता है, स्थानांतरण का कार्य करता है कौन? tRNA। ठीक है, तो लिख लो। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजता है, प्रोटीन जो बनता है उसको लिखना। यह प्रोटीन स्थानांतरण का कार्य करता है, ये प्रोटीन स्थानांतरण का कार्य करता है। अच्छा, राइबोसोमल आरएनए काम का होता है? ये राइबोसोम्स का निर्माण करता है। यह राइबोसोम्स का निर्माण करता है, ये राइबोसोम्स का निर्माण करता है, ये राइबोसोम्स का निर्माण करता है। हो गया, सब लोग लिख लिया क्या? फटाफट लिख लीजिए। जब भी आपसे कोई पूछे आरएनए कितने प्रकार के होते हैं तो आप तुरंत बताने का प्रयास करेंगे कि जो आरएनए होते हैं 3 प्रकार के, एक mRNA और एक tRNA और एक जो आप देख रहे हैं rRNA होते हैं। 3 प्रकार के आपके पास आरएनए उपस्थित है। जो mRNA होता है उसको हिंदी में मैसेंजर, अंग्रेजी में मैसेंजर, इसलिए इसको हम लोग संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। एक tRNA होता है जिसको आप स्थानांतरण आरएनए कहते हैं, ट्रांसफ़र होता है। और एक rRNA होता है जिसको आप राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, राइबोसोम्स का निर्माण करता है। कभी भी आपसे पूछे कि राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं तो आप तुरंत बताने का प्रयास करेंगे कि राइबोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक 70 इस प्रकार के। अच्छा, आप लोग बताएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? हाँ, और क्या होता है? और हाँ, अच्छा, अभी आप कहें कि 70 इस प्रकार के गाल्जिकाय पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। गाल्जिकाय होता है, बाकी केंद्रक नहीं होता है, पूर्ण विकसित नहीं होता है। बाकी आपके माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, बाकी लाइसोसोम्स भी नहीं होता है। हाँ, ये सब उपस्थित नहीं रहता है। आपके राइबोसोम्स भी नहीं उपस्थित होता है इसमें। कोशिकांग माने बहुत कम पाया जाता है जीवाणु विषाणु में। समझ में आता है कि नहीं? तो ये पूरा लिख लेगी मुँह जबानी। चलो, यही बात आप लिखते हैं। आप एक हेडिंग, न्यूक्लिक अम्ल का जैविक कार्य, न्यूक्लिक अम्ल का जैविक कार्य, हेडिंग बना लीजिए आप एक। देखो, आप सभी लोग पढ़ करके आ रहे हैं कि जो पहले समझ लो आखिर न्यूक्लिक अम्ल जो है उसका जैविक कार्य क्या क्या है। तो हम लोग पढ़ कर आ रहे हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वह आनुवांशिकता का रासायनिक आधार होता है। अच्छा, आनुवांशिकता का रासायनिक आधार का मतलब जो हमारे आनुवांशिक लक्षण होते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन करता है? डीएनए। कौन करता है? डीएनए। आज हम हैं, मेरे पिताजी को आप देखते हैं, जरूर उसका मैचिंग कुछ मिलता होगा। अरे बाहरी रूप से नहीं मिलता होगा, नहीं मिलता। लगता है कि तुम लोग सब रिसर्च करके रखे हो। अरे यार, बाहरी से नहीं मिलता, अंदर से मिलेगा ना। जब डीएनए मैचिंग कराई जाएगी, जब डीएनए मैचिंग कराई जाएगी तो मेरा ही डीएनए उनसे मैच करेगा, तुम्हारा तो मैच करेगा नहीं। माने आखिर जब आवश्यकता पड़ता है तो अंदर ही सब होता है बाबू, बाहरी का मैच करेगा। दूसरा जाओ, हाँ, इसका मैच तो इसके मामा से करता है, इसके पापा ही तो मैच ही नहीं करता है। आज में पैदा हुआ तो इसकी मम्मी कही थी ना कि ये जो है ना अपना मामा भगे, अपना पापा बना ही गया है। क्वालिटी मैच। अब तुम्हारा चाचा से मैच करता है भगवान। आगे इस प्रकार एक डीएनए लाखों वर्षों तक किसी प्रजाति के पहचान को बनाए रखता है। डीएनए जो होता है लाखों वर्षों तक आनुवांशिक लक्षण के पहचान को बनाए रखता है। लाखों वर्ष के मतलब जानते हैं? लाख वर्ष तो बहुत हुए ना, बाबा के बाबा के बाबा के, ऐसे प्रजातियाँ चलती रहेगी आपकी। डीएनए जो होता है रेप्लिकेशन, अभी आप पढ़ेंगे, अनुलेखन कहते हैं इसको। रेप्लिकेशन के द्वारा जो होता है माने जो माता पिता का लक्षण होता है उसके बच्चे के अंदर वो जाता रहता है। समझ रहे हो? और इसी न्यूक्लिक अम्ल का दूसरा भाग होता है आरएनए। आरएनए का देखो शरीर में प्रमुख कार्य बता सकते हैं? हाँ, एकदम सही लड़के बोलिए। प्रोटीन निर्माण में इसका सबसे प्रमुख योगदान होता है। देखो, प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक इसका योगदान होता है। याद कर लेना सबको, समझ गए?
लेकिन प्रोटीन के संश्लेषण का संदेश जो होता है एम, ये जो आप देख रहे हैं संदेश की बात में mRNA देता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या हमने बताया, जैसे प्रश्न ये जैसे टॉपिक ही है कि न्यूक्लिक अम्ल का जैविक कार्य बताइए। जैविक मतलब जीवधारी, जैविक मतलब जीवधारी जिसमें जान पाई जाती है। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं अगर वो जीवधारी के अंदर उपस्थित है तो उनके क्या क्या कार्य है, उस कार्य का आपको बताना है। तो पहले ही जानो कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक डीएनए होता है और एक आरएनए। तो डीएनए के कुछ कार्य इसमें लिख दो, आरएनए के कुछ कार्य लिख दो। तो डीएनए जो होता है वो माता पिता के लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर के जाता है। डीएनए जो होता है आनुवांशिक लक्षणों को लाखों वर्षों तक बनाए रखता है। अब कुछ आरएनए के लिख दो। जो आरएनए होता है वो शरीर में प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करता है। बस समझ रहे बात को। तो अब इसी चीज़ को हम लोग को लिखना है, तो हेडिंग बना लो, न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य। न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य। चले खूब अच्छा से आप लिख लीजिए इसको। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग केमिस्ट्री? पूरा आपको 100% आना चाहिए, 1% भी कम नहीं होना चाहिए। न्यूक्लिक अम्ल का जैविक कार्य, न्यूक्लिक अम्ल का जैविक कार्य, न्यूक्लिक अम्ल का जैविक कार्य। तो आपको मैंने अभी बताया था कि न्यूक्लिक अम्ल, देखो बात को समझो, बहुत गहराई पूर्वक समझोगे, अभी आपको पता चलेगा कि जब टेस्ट होगा तो टेस्ट का मतलब क्या होता है। अभी 10 वाले बच्चे कूदते ही रह गए थे, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से लिखेंगे। तो बहुत गहराई से इसको पढ़ो आखिर ये हो क्या रहा है। मैंने कहा कि न्यूक्लिक अम्ल के जब भी जैविक कार्य पूछेगा तो इसका मतलब होता है जीवधारी के अंदर जो जीव होते हैं उसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल क्या क्या कार्य करता है। और हमने आपको ये बताया कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, डीएनए और क्या होते हैं, आरएनए। तो कुछ डीएनए का फंक्शन और कुछ आरएनए का फंक्शन इसमें लिख दो। फंक्शन माने क्या होता है, कार्य होता है, फंक्शन माने कार्य होता है। तो पहला इसमें लिखो डीएनए, डीएनए आनुवांशिक लक्षण को सुरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है, आनुवांशिक लक्षण को सुरक्षित रखता है। कौन? डीएनए। दूसरा डीएनए माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है। तीसरा आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। आरएनए शरीर में जैविक कार्य भी करता है, जैविक कार्य भी करता है, जैविक कार्य भी करता है। नोट कर लो सब लोग। जैविक कार्य भी करता है। जब भी आपसे कोई पूछे आपसे तो तुरंत आप बताने का प्रयास करेंगे। सबको याद हुआ क्या? अगर कोई आपसे पूछे तो इसके बारे में सब बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो ये सब होता है वो क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने के लिए चल रहे एक टॉपिक प्यारा सा, ये सब बायोलॉजी है एक तरीके से देखो तो, और उसी की किताब से पढ़ा भी रहे हैं आपको, कोई दिक्कत आपका ना हो, विस्तार पूर्वक से। एक प्रश्न आता है जिसका नाम होता है डीएनए फिंगर से आप क्या समझते हैं, इसका उपयोग बताइए। मान लीजिए कि आपके पिताजी कहते कि हमारी बेटी नहीं है, किसी और की है, तो वो तो बात है मानेंगे नहीं, लेकिन भाई प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ना कि हम आपकी ही बेटी हैं।
ये आपके ही बेटा हैं। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन अपनाया जाता है? इसका नाम होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। आपके शरीर से कहीं से भी ब्लड लिया जा सकता है या बाल से भी खींच करके। अब तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल विकास हो चुकी है, ले करके फिर उसकी जांच की जाती है और 15-20 दिन में रिपोर्ट आ जाता है। लेकिन तभी 15-20 हज़ार रुपया की खर्च भी इसमें पड़ता है। 30 हज़ार भी हो सकता है, 40 हज़ार भी हो सकता है, लाखों हो सकता है। भाई जब प्रूफ करना है तो कितना भी लग सकता है। तो आपकी डीएनए, अभी आप पढ़े थे, सुनो सब लोग, अभी आप पढ़े थे कि मान लीजिए कि पिताजी हैं, उनके डीएनए का भी जो नाइट्रोजन क्षारक होता है, पढ़े ना नाइट्रोजन क्षारक, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, इस तरीके से क्रम एकदम चलता रहेगा। और आपने कह दिया कि हम आपकी बेटी नहीं है तो आपका भी क्रम चलता रहेगा। इस तरीके से ये क्रम आपका चलता रहेगा, पूरा का पूरा मैचिंग कर गया तो आप कहेंगे कि आपका बाप वही है जिसको आपने कहा है। नहीं मैच किया तो किसी और का हो जाएंगे आप वहाँ पर। एक कहा जाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, माने डीएनए की जांच की जाती है, डीएनए से पता किया जाता है। बड़ा उपयोगी है। मान लो बाबू आपका लड़का हुआ अस्पताल में, आप कोई लेकर भाग गया और वो कहता है कि हमारा बच्चा है, तो छोड़ देंगे। हाँ, फिर कंपनी बोलेगा, फिर प्रोडक्शन हो जाएगा, फिर कंपनी हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नहीं तुम लोग कह रहे हो, लेकिन एक बात आज तुमको बता देते हैं। उस औरत से पूछ लेना जो एक बार बच्चा जन्म दे देती, फिर दोबारा कहती है हे भगवान हम आपसे विनती करते हैं कि दिन कभी नहीं आए। जय श्री राम। माने माँ जो होती है ना, एक बार जब बच्चा दे देती है, माने बच्चा माने जन्म दे देती है, तो दोबारा हाथ जोड़ लेती है। लेकिन फिर भी क्या करोगे, प्रकृति के रूल है। माँ को बहुत दर्द होता है बाबू, लेकिन जब बच्चा सामने आ जाता है उसका, जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो माँ बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि प्यारा सा नन्हा सा बच्चा मेरे पास आ गया। बस समझ रहे हो। तो अगर बच्चा अस्पताल से कोई लेकर चला गया तो उसका भी जांच करने के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किया जाता है। किसी ने आपको बंदूक से गोली मार दिया, शूट कर दिया, आपको साफ हो गया, अपराधी है वो, उसको जांच करने के लिए भी इसका प्रयोग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। आपके पिता माता पिता जो है, माता पिता हैं, आपको कह रहे हैं कि माने माता पिता का जो अधिकार है उसको दिलाने के लिए भी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। या फिर बाढ़ वगैरह आया, बाढ़ आया, भूकंप आया, उसमें लोग दब करके मर गए, सरकार ने ऐलान किया कि जितने लोग मरे हैं हम उसको 10 लाख 15 लाख रुपया देंगे। तो आप जाकर वहाँ पर खड़े होंगे कि मेरे परिवार के थे। तो आप जब उसके परिवार के होंगे तो सरकार को शक अगर होता है तो दोनों का डीएनए मैच कराएगा, मैच कराने के बाद वो तब आपको दिया। देखते कि जब फायदेमंद भी है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, नुकसानदायक भी है। बार बार इसको आप चेतावनी दे देंगे कि हम तुम्हारे बच्चा नहीं है, चाहे बच्ची नहीं है, ऐसा नहीं रहता तो एकदम सीधे कहते कि है तो है। बस समझ लेते हैं। खैर जौन भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं सभी डॉक्टरी का ही पढ़ाई है। जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप बनेंगे उस समय, हालांकि उस समय आपका रुख अलग होगा, किताब आपको टच करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि जब मनुष्य के पास जो चाहता है पैसा आने लगता है तो मनुष्य की पढ़ाई से डिस्टेंसिंग बहुत दूरी हो जाती है। एक ही होता है दुनिया में व्यक्ति जो कभी दूरी नहीं बनाता है, उसका नाम होता है टीचर। वो जो टीचर होते हैं वो कभी कितना भी पैसा कमाएंगे लेकिन फिर भी किताब लेकर के बैठे ही रहते हैं, हमेशा देखते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चों को, जो बच्चे उनको और शानदार ढंग से पढ़ाया जाए, इतना अच्छा पढ़ाया जाए कि बच्चा टॉप कर जाए। बाकी जितने भी लोग होते हैं ना, पेट भरना चाहिए, बस बात खत्म हो गई। समझ रहे बात को। तो क्या करें, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में कुछ जानकारी आपको हम दे दिए। क्या आप लिख सकते हैं क्या इसका अपना मन से? बोलिए, कोई दिक्कत है आपको? और देखो हम बता देते हैं इसका जो यूज था, सबसे पहले इसका यूज करने वाले जो वैज्ञानिक था सन 1984 ईस्वी में, उसका नाम था एलेक जैफरी। माने एलेक जैफरी नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस टेक्निक का प्रयोग किया था। बात समझ रहे हो? और मैंने आपको कहा है, कई बार कहा है
कि हर एक व्यक्ति में जो डीएनए होता है 99.9% जो भाग होता है सभी प्राणियों में समान होते हैं। केवल 0.1% जो भाग होता है सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु एक युग्मनज जुड़वा बच्चे में डीएनए के पूर्ण रूप से समान होता है। अच्छा, कोई प्रश्न पूछा भी था इसी में, शायद आप ही पूछे थे ना, कि जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो डीएनए का क्या असर समान होता है। लड़की पूछी थी। तो जब जुड़वा बच्चे होते हैं ना तो डीएनए 100 के 100% समान होते हैं। जुड़वा बच्चों में माता पिता का 100 का 100% उसके अंदर उपस्थित रहता है, कोई उसमें अंतर नहीं होता। बात समझ रहे हो। और देखो, इस तकनीक में कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाया जाता है जिन्हें पुनरावृत्ति कहते हैं। इन्हीं की उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों में डीएनए में तुलना की जाती है। ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु कूटों को नहीं रखते हैं। इसके स्थान को VNTR यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट कहते हैं। डीएनए फिंगर के लिए देखो, पहले समझो, डीएनए जो फिंगर होता है, डीएनए फिंगर के लिए रुधिर, लार, बाल या किसी भी जीव तरल से या पदार्थ रेजर वगैरह से डीएनए लेते हैं। देखो, अधिकतर रुधिर से जो आपका ब्लड होगा उससे डीएनए लिया जा सकता है, या जो लार होगा, लार तो आपको बहता है कि नहीं बहता है, घोंट लेते हैं हम लोग, देखो मैंने घोंट लिया अभी जस्ट, तो लार से भी आप डीएनए ले सकते हैं। जो बाल होगा, बाल से भी आप डीएनए ले सकते हैं, लेकर के जाँच की जाती है। ठीक है। अब चाहे तो डीएनए की संचित शुक्राणु यानी संचित जैविक अणुओं से भी ले सकते हैं। शुक्राणु जानते हैं ना, चाहे तो जौन वृषण बा वगैरह काट के अलग करके, काट के नहीं यार, सिरिंज से खींच करके भी आप शुक्राणु से भी डीएनए का आप ले सकते हैं। तो डीएनए को संचित शुक्राणु ले सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं तथा दोनों के न्यूक्लियोटाइड अणुओं के क्रम की समानता पर उन्हें दोनों व्यक्तियों की समानता दिखाना करें। न्यूक्लियोटाइड के नाम सुने हैं ना। सबसे मेन में न्यूक्लियोटाइड है बात डीएनए आरएनए में। किससे मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड? नाइट्रोजन, शर्करा और फास्फेट से। सभी व्यक्तियों की किसी की तुलना होती है बाबू। आज जब तुलना की जाती है तब पता चलता है कि दो व्यक्तियों में डीएनए अनुक्रम के बीच तुलना करने पर उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। दोनों का मैच कर गया पूरा का पूरा तो दोनों बाप बेटा, नहीं मैच किया तो चाचा बेटा हो जाएंगे, सब चाचा भतीजा हो जाएंगे। ये बातें आपकी होती है। तो इसका प्रयोग हम लोग अभी बताया था अपराधियों को पकड़ने के लिए करते हैं, अस्पताल में करते हैं इसको। बात समझ रहे हैं। तमाम प्रकार की जो विधियाँ होती है उसके द्वारा हम लोग इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा सा इसको नोट कर लो कि याद रखेंगे आप। हाँ, कुछ जाने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बोलिए। चलिए लिखते हैं हम लोग डीएनए फिंगर। इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था बताओ? एलेक्स जेफरी ने। लिखते हम लोग, हेडिंग में लिख लो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। लिखना, इसके द्वारा व्यक्तियों के डीएनए की जांच की जाती है। इस विधि के द्वारा बोल देते हैं, लिख लीजिए आप लोग।